नमस्कार। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, ये हमारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पार्ट बी के संबंध में क्लास होने वाली है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पार्ट बी के में जो आपका सिलेबस है उसमें टोटल 10 यूनिट्स दी हुई हैं। उन 10 यूनिट्स में से 6 यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं। एक जो यूनिट है 10वीं यूनिट, 10th जो लेसन है उसमें, जिसमें आपका क्या दिया हुआ, अपठित गद्यांश दिए हुए हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के। उसके लिए मैंने आपको बोला है कि आप लोग उसको अपने स्तर पर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, समझाने जैसा कुछ नहीं है उसमें। हम सब अपठित गद्यांश काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। उसके बाद जो 3 यूनिट्स बचती हैं, उन 3 यूनिट्स में से एक यूनिट कौन सी थी आपकी, छठी यूनिट, 6th यूनिट। उसमें क्या है आपका, पूरा बजटीय व्यवस्था दी हुई है, वित्तीय प्रबंधन दिया हुआ है। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता भी चल गया होगा कि आज हम उसी टॉपिक को प्रारंभ करने वाले हैं। बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक चालू करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम ये देखते हैं वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन को कई बार वित्त प्रशासन भी कहा जाता है। वित्तीय प्रबंधन को कई बार वित्त प्रशासन भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि सिलेबस में वित्तीय प्रबंधन दिया है और यहाँ वित्तीय प्रशासन पढ़ाया जा रहा है, दोनों ही एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं वित्तीय प्रशासन क्या होता है। वित्तीय प्रशासन सरकारी संगठन को वह भाग है, सरकारी संगठन मतलब सत्ता का, सरकारी संगठन मतलब सत्ता का, जो सरकार है उसका वह भाग है, जिसका संबंध सार्वजनिक कोषों के संग्रह, संरक्षण तथा वितरण से और सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के समायोजन से, सरकारी ऋणों के में प्रबंधन से तथा वित्तीय मामलों के सामान्य नियंत्रण से होता है। क्या हुआ, एकदम मैं आपको एकदम शाब्दिक अर्थ बताऊं, वित्तीय प्रबंधन का मैं आपको एक शाब्दिक अर्थ बताऊं तो सिंपल सा उसका मतलब क्या होता है, आय, व्यय और ऋण का प्रबंधन। कितनी आय आमदनी हुई सरकार को, सरकार का कितना खर्चा हुआ, सरकार ने कितना ऋण लिया, इन सब चीज़ों का एक क्या करना है, प्रबंधन करना है। इन सब चीज़ों को क्या करना, मैनेज करना है। इन सब चीज़ों को क्या करना है, रेगुलेट करना है। ये क्या कहलाता है, आपका वित्तीय प्रबंधन कहलाता है, ये आपका वित्तीय प्रशासन कहलाता है। वो जो इन सब चीज़ों में आय, ऋण और व्यय है, उनको डिस्क्राइब किया कर दिया था अलग अलग भागों में, जैसे कि सार्वजनिक कोषों का संग्रह, उनका संरक्षण, उनका वितरण, सार्वजनिक आय व्यय के समायोजन और जो सरकारी ऋण रहता है उनका प्रबंधन। ये सब चीजें कलेक्टिव रूप से क्या कहलाती हैं, वित्तीय प्रबंधन कहलाती हैं, वित्तीय प्रशासन कहलाती हैं। अगर हम इस परिभाषा के अनुसार चलें, ठीक है, ऊपर वाली परिभाषा के अनुसार, तो वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत 4 विषयों का समावेशन होगा। पहला वाला क्या था, ये संग्रह, संरक्षण और वितरण। आय का, सार्वजनिक आय का क्या करेंगे, संग्रह करेंगे, संरक्षण करेंगे, वितरण करेंगे। जस्ट मैंने आपसे डिस्कस किया ना कि आय है। दूसरा, आय व्यय का समायोजन, कि सरकार को आमदनी कितना हो रही है, सरकार का खर्चा कितना हो रहा है। आप पढ़ते हैं राजकोषीय घाटा, ठीक है, वो चीज क्या हो जाती है, आय व्यय के समायोजन के कारण पता चलती है आपको। इसके बाद क्या आता है, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था, मतलब सरकार कहाँ कहाँ से वित्त इकट्ठा कर रही है, हम आगे देखेंगे इसके बारे में कि सरकार को ऋण कैसे मिलता है। इसके बाद राज्य के वित्तीय मामलों का सामान्य नियंत्रण, राज्य के वित्तीय मामलों पर सामान्य नियंत्रण की बात वित्तीय प्रशासन का क्या होती है, हिस्सा होती है। ये वित्तीय प्रशासन के तहत हमने बातें करी, चर्चा करी। ठीक है, वित्तीय प्रशासन में प्रायः उन क्रियाओं को लिया जाता है जिनका संबंध सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय करने के लिए आवश्यक धनराशि एकत्रित करने, उसे सुरक्षित रखने, खर्च करने, उनका उचित लेखा जोखा रखने से संबंधित होती है। क्या क्या बातें हो जाती है इसके तहत शामिल, आपका किस किस प्रकार के एक्शन शामिल हो जाते हैं, किस किस प्रकार की क्रियाएं शामिल हो जाती है इसके तहत। तो सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय करना, सार्वजनिक सेवाएं लाइक दैट कि आप सरकार क्या कर रही है, कहीं अवसंरचना का विकास कर रही है, सरकार कहीं किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को सैलरी दे रही है, आदि आदि। ठीक है, उनमें खर्चा, करने के लिए धनराशि एकत्रित करना, उसे सुरक्षित रखना, खर्च करना, उनका उचित लाभ लाभ करना, लेखा जोखा रखना। ठीक है, मतलब क्या है, कितना खर्चा हुआ, आय व्यय और ऋण में कितना, आय व्यय और ऋण का बैलेंस कितना है, ये सब कैसे पता चलेगा आपको। ठीक है, सरकार कितने घाटे में है, सरकार कितने फायदे में है, ये कैसे पता चलेगा आपको, तो लेखा परीक्षण के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, इतनी बातें अभी के लिए याद रखनी है आपको। फिर आता है कि वित्तीय प्रशासन के व्यवस्थापक अर्थ में 3 महत्वपूर्ण क्रियाओं अथवा तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे आपने क्या देखा, परिभाषा के तौर पे 4 चीजों को शामिल किया जाता है, वैसे ही व्यवस्थाओं के तौर पे 3 चीजों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी, वित्त संबंधी नीति का निर्धारण करना, वित्त संबंधी नीति का निर्धारण करना। वित्त संबंधी नीति जो होती है वो बजट के रूप में निकल करके आती है। बजट क्या होता है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। उत्तरदायित्व की व्यापक समस्याएं, कि भाई जो बजट दे दिया गया किसी को, ठीक है, मतलब सरकार बजट अलॉट कर देती है, फिर उसका उत्तरदायित्व कौन रखेगा,
मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन होगा कि वो सही जगह खर्च हुआ अथवा नहीं हुआ। इसके अलावा प्रबंधात्मक तत्व होते हैं कि उसको मैनेज करना, प्रबंधित करना, जैसे कि कैग हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या हो जाती हैं इसके तहत, वित्तीय तीन महत्वपूर्ण तत्व हो जाते हैं व्यवस्था के तहत। ठीक है, ये बेसिक और हो गया आपका, कुछ पॉइंट और क्लियर हुए प्रशासन के। अब यहाँ से आपका एक छोटा सा टॉपिक आएगा, लोक वित्त क्या होता है। मैं आपको बेसिक चीजें पहले समझा रहा हूँ ताकि क्या हो जाए, बड़ा टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे लोक वित्त क्या होता है। लोक वित्त को सामान्य तौर पर हम क्या बोल सकते हैं कि सरकार का जो आय स्रोत होते हैं, खर्चे होते हैं, ऋण होते हैं, उन्हीं का प्रबंधन। जो आपने परिभाषा पढ़ी वित्तीय प्रशासन की, उसी की परिभाषा एक दूसरे रूप में निकल करके आती है लोक वित्त के रूप में, जिसमें सरकार की आय, सरकार के आय स्रोत, सरकार के खर्च और सरकार के ऋण, इन तीनों क्या किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है। आय को, ऋण को और खर्चों को, व्यय को, खर्चा मतलब व्यय को क्या किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है। अब ये जो लोक वित्त होता है, लोक वित्त के दो सिद्धांत चलते हैं। एक सिद्धांत कौन सा चलता है, सामाजिक अनुलाभ का सिद्धांत, और दूसरा चलता है सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। देखो सामाजिक अनुलाभ का सिद्धांत क्या होता है, इस चीज को पहले समझ लो, दोनों, ताकि दोनों कॉन्सेप्ट आपको एक साथ समझ में आ जाएंगे। कि जो जैसा आपको बेसिक चीज पता है कि हमारे देश में जो प्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या है, प्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या बमुश्किल कितनी हो जाती है, आपके देश में लगभग 2.5 से 3% के आसपास है। ठीक है, 2.5 से 3%, मतलब बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत सॉरी बहुत छोटी संख्या है। ठीक है, हमारी टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो बहुत छोटी संख्या है। इसका मतलब क्या, कि बाकी जो बच्चे लोग हैं, लगभग 97%, 96% लोग जो हैं, वो टैक्स नहीं देते हैं। कौन सा, प्रत्यक्ष कर नहीं देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आते हैं कि भाई आप बोलेंगे कि भाई जीएसटी तो सब दे रहे हैं, जीएसटी में आ जाओ फिर। जीएसटी में पॉइंट ये है कि भाई 18% जीएसटी और 28% जीएसटी कितने लोग दे रहे हैं। सरकार को अधिकांशतः कमाई तो यहीं से होनी है, क्योंकि यहाँ पे एक तगड़ा अमाउंट मिलेगा सरकार को। वो कितने 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 लोग पे कर रहे हैं, 18% जीएसटी और 28% जीएसटी। अगेन उनकी संख्या बहुत कम है, क्यों, क्योंकि 18% जीएसटी और 28% जीएसटी में किसको रखा गया है, या तो सर्विस सेक्टर को रखा गया है, या फिर अगर गुड्स में बात करें तो गुड्स में किनको रखा गया है, जो लग्जरियस गुड्स है, जो विलासिता वाले तत्व आते हैं, विलासिता वाली वस्तुएं आती हैं, उनको रखा गया है। और गरीब विलासिता वाली वस्तुओं का प्रयोग तो करेगा नहीं। ठीक है, मतलब वो सरकार क्या कर रहा है, एक तरीके से टैक्स राजकोषीय उसमें राजस्व में क्या है, उसकी भागीदारी कम हो रही है। अब यहाँ से आप अब इस सिद्धांत को समझो। ठीक है, अब आता है तुम्हारा सामाजिक अनुलाभ का सिद्धांत। इसमें क्या है, सामाजिक अनुलाभ के सिद्धांत में, कि लोक वित्त का प्रयोग इस प्रकार से हो कि करदाताओं को अधिकतम लाभ मिले एवं निवेश से पूरे समाज वर्ग का क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। करदाताओं को अधिकतम लाभ मिले, क्या बात कर दी गई, लोक वित्त का प्रयोग इस तरीके से करना है, व्यवस्थाओं को मैनेज इस तरीके से करना है, आय व्यय और ऋण का प्रबंधन इस तरीके से करना है कि करदाता को थोड़ा अधिक लाभ मिल जाए, जिसने टैक्स पे किया है उसको थोड़ा सा अधिक लाभ मिल जाए। पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत क्या बोलता है, सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। वो क्या बोलता है, साफ साफ बोलता है कि सभी व्यक्ति करदाता नहीं होते, हमने ऊपर डिस्कस किया, सभी व्यक्ति करदाता नहीं है। क्रय शक्ति का इस अगर सभी व्यक्ति क्रयदाता नहीं है तो क्रय शक्ति का अभाव रहेगा, परचेसिंग पावर पैरिटी जिसको बोला जाता है। परचेसिंग पावर पैरिटी क्या रहेगा, क्रय शक्ति क्षमता का क्या रहेगा, अभाव रहेगा। अगर क्रय शक्ति क्षमता का अभाव है तो लोग क्या करेंगे फिर, हर वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे। अब इसमें से होगा क्या, तो आपको क्या करना है, अतः लोक वित्त का व्यय इस प्रकार से होगा कि उस वर्ग का भी क्या है, कल्याण संभव हो सके। मतलब अब आपको क्या करना है, जब आपको पता चल गया कि परचेसिंग पावर पैरिटी कम है, हर कोई विलासितापूर्ण वस्तु नहीं खरीद सकता, हर कोई टैक्स नहीं दे सकता, लेकिन हमको चूंकि वो समाज का हिस्सा है तो उसका भी कल्याण करना है सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के तहत, तो हम क्या करेंगे, विकासात्मक प्रक्रियाओं को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि उसको भी लाभ हो सके। ठीक है, तो सामाजिक अनुलाभ के तहत करदाता को ज्यादा लाभ देना है, सामाजिक कल्याण के तहत सबको लाभ देना है, सबको। अब आते हैं लोक वित्त के घटक क्या होते हैं, तो लोक वित्त के 3 घटक होते हैं, लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक ऋण। 3 घटक होते हैं, कौन कौन से, लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक ऋण। ठीक है, हम इन तीनों को समझते हैं कि लोक राजस्व क्या होता है, लोक व्यय क्या होता है और लोक ऋण क्या होता है। ठीक है, लोक राजस्व सबसे पहले हम बात करते हैं, तो लोक राजस्व से तात्पर्य सरकार द्वारा अपनी गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों के जुटाए जाने से। सरकार क्या करती है, सरकार अपनी 50 प्रकार की गतिविधियों का संचालन करने के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाती है। 50 प्रकार की संरचनाएं कैसे हो गई, अगर सरकार को अवसंरचना विकास करना है, अवसंरचना विकास में सड़कें बनाना, एयरपोर्ट बनाना, रेलवे स्टेशन बनाना, विद्यालय बनाना, आदि आदि 50 चीजें आपको पता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा सरकार को कुछ क्या करने रहते हैं, गैर अवसंरचनात्मक कार्य करने रहे होते हैं, सैलरी देना है सरकार को, आरएनडी भी खर्च करना है, या अन्य अन्य जो कार्यक्रम है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के लिए सरकार को क्या पड़ेगा, राजस्व की आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, धन की आवश्यकता पड़ेगी, वित्त की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो वित्त है ये क्या कहलाता है, लोक राजस्व कहलाता है।
ये जो वित्त है, जो सरकार अवसंरचना विकास में खर्च कर रही है, वित्तीय संसाधन जुटाने में खर्च कर रही है, लोक राजस्व कहलाता है। ये दो तरीके से आता है। स्रोत क्या होते हैं इसके? दो तो स्रोत होते हैं, कर स्रोत और गैर कर स्रोत। कर स्रोत मतलब टैक्सेशन वाले जो पोर्शन से आएगा। अब टैक्सेशन तो हमारे देश में टैक्स दो ही प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो आपकी आय पर प्रत्यक्षतः लगाया जाता है और वसूला जाता है। अप्रत्यक्ष कर जो आपकी क्या कि आप पे क्या किया जाएगा, इनडायरेक्टली लगाया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाएगा। मतलब आपको एहसास नहीं होगा कि आप डायरेक्टली पे कर रहे हैं, बट पे आप ही कर रहे हैं, जैसे कि जीएसटी। इसके बाद क्या आता है, गैर कर स्रोत। कर स्रोत में क्या आता है, ब्याज ऋण आता है। मतलब सरकार ने किसी को ब्याज दे के रखा होगा, सरकार ने किसी को ऋण दे करके रखा होगा। सरकार जनता को ऋण देती है, सरकार कंपनियों को ऋण देती है, सरकार सरकारों को भी ऋण देती है, सरकार सरकारों को ऋण देती है, ठीक है। वैदेशिक सरकारों को भी दे सकती है, राज्य सरकारों को भी दे सकती है। तो ये जो जिनको ऋण दिया हुआ है वो सब लोग क्या करेंगे, समय समय पर सरकार को हमारी ब्याज देते रहेंगे, तो उससे कमाई हो रही, ब्याज वाली कमाई। वाणिज्य कर प्राप्ति हो रही है सरकार को, कंपनियों से जो प्राप्त हो रहा है धन। प्रशासनिक प्राप्तियां हो रही हैं, आप स्टाम्प खरीदने जाते हैं, आप टिकट खरीदने जाते हैं, आप पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर खरीदते हैं, वो सब सरकारी संपत्ति है, वो भी तो पैसा सरकार के राजस्व में जाएगा ना। ये लोक राजस्व था। अब आते हैं लोक ऋण क्या होता है। लोक ऋण के तहत क्या आता है कि सरकार द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कम पड़ रहे संसाधनों को जुटाने हेतु लिया जाने वाला ऋण ऋण अब सरकार को समझ लो कि पूरा व्यवस्था जो थी उसको संचालित करने के लिए, जनता का सर्वोत्तम कल्याण सुनिश्चित करने के लिए साल भर में 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। बात कर रहे हैं हम मोटा मोटा 10,000 करोड़ रुपए, तो ऊँट के मुंह में जीरा होता है भारत जैसे देशों में, ठीक है। तो 10,000 करोड़ रुपए की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब सरकार के पास मान लो कि 8,000 करोड़ रुपए ही हैं। सरकार के पास 8,000 करोड़ रुपए, तो 2,000 करोड़ रुपए का जो कमी हो रहा है वो कहाँ से आएगा? तो सरकार क्या करेगी, ऋण लेगी। सरकार क्या करेगी, लोन लेगी। सरकार क्या करेगी, उधारी लेगी। किससे उधारी ले सकती सरकार? दो स्रोत होते हैं। सरकार उधारी लेने के दो स्रोत होते हैं, दो तरीके से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कायदे से। एक क्या होता है, आंतरिक एवं बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण मतलब आरबीआई से ले लिया, आंतरिक ऋण मतलब एसबीआई से ले लिया, ठीक है। अगर मैं राज्य सरकार के पर्सपेक्टिव में इसी लोक ऋण को बात करूं, तो राज्य सरकार के लिए आंतरिक ऋण मतलब क्या होता है, आरबीआई से ले लिया, एसबीआई से ले लिया, या अन्य बैंकों से ले लिया, और भारत सरकार से ले लिया, ठीक है। ये हो गया आंतरिक ऋण। बाह्य ऋण क्या होता है, आईएमएफ से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, यूएसए से ले लिया, जापान से ले लिया, जहां से मर्जी है। जैसे हमने क्या ले लिया, बुलेट ट्रेन के लिए जापान से ऋण लेके रखा हुआ है हमने, है ना। तो इस प्रकार से आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण। दूसरा होता है दीर्घकालीन ऋण और अंशकालिक ऋण। जैसे जापान से ले लिया हमने 50,000 साल के लिए, सॉरी 50,000 नहीं, 50 साल के लिए, है ना। जापान से हमने ले लिया 50 साल के लिए, और अल्पकालीन ऋण हो गया कि भाई कोई छोटे मोटे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका लोक व्यय। लोक व्यय में क्या बातें आती है, सरकार द्वारा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु किया जाने वाला खर्चा लोक व्यय कहलाता है। लोक राजस्व, धन एकत्रित करना। लोक ऋण, अगर धन कम पड़ गया तो कहीं से और एकत्रित कर लो। और लोक व्यय की फाइनली खर्चा कर दो, ठीक है। ये होता है लोक व्यय। अब आते हैं जो कि आपके टॉपिक पे है कि वित्तीय प्रबंधन, उसको मैनेज करने का बात जो आती है, ठीक है। तो ये जो वित्तीय प्रबंधन है इसको आप क्या बोल सकते हैं, लोक वित्त का प्रबंधन, लोक वित्त पर प्रबंधन, लोक वित्त का प्रबंधन। ये जो पूरा व्यवस्था हमने यहाँ पे चार्ट के रूप में रखी हुई है, यही पूरा आपके सिलेबस का हिस्सा है। यही पूरा आपके सिलेबस का हिस्सा है, अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा ये। सबसे पहले आता है जो लोक वित्त होता है, जो वित्तीय प्रबंधन होता है, उसको स्थापित हम दो तरीके से कर सकते हैं। लोक वित्त का प्रबंधन दो तरीके से किया जा सकता है, वित्तीय प्रबंधन दो तरीके से किया जा सकता है वित्त का। एक होता है कार्यपालिक प्रबंधन, दूसरा होता है संसदीय प्रबंधन। जो कार्यपालिक प्रबंधन होता है उसको आंतरिक प्रबंधन बोला जाता है, जो संसदीय प्रबंधन होता है उसको बाह्य प्रबंधन बोला जाता है। इसको कई बार लोग विधायी प्रबंधन भी बोलते हैं। इसको कई बार लोग क्या है, विधायी प्रबंधन भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। जो कार्यपालिक प्रबंधन होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जो कार्यपालिक प्रबंधन है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। उसको दो तरीके से किया जाता है, बजट के पूर्व और बजट के पश्चात। उसको दो तरीके से किया जाता है, बजट के पूर्व और बजट के पश्चात। फिर आता है संसदीय, बाह्य अथवा विधायी प्रबंधन। ये तीन तरीके से किया जाता है, एक बजट प्रक्रिया के माध्यम से जब बजट बनता है तब, दूसरा कैग के माध्यम से, और तीसरा हो जाता है आपका संसदीय समितियां। तीसरा क्या हो जाता है आपका, संसदीय समितियों, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इस प्रकार की जो समितियां आपका सिलेबस का हिस्सा भी हैं वो सब हम देखेंगे इसके तहत, ठीक है। इसको प्रारंभ करने के पहले एक दो छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। वो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, पर वर्बली मैं आपको बता देता हूं, आपको बस उनको क्या करना है, सुन लेना है और
बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है उस पर, ठीक है। जैसे उद्देश्य क्या जो लोक वित्त होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, लोक वित्त जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो लोक वित्त का उद्देश्य अभी अभी मेरे ख्याल से आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, समाज सॉरी क्या करना, विकासात्मक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, विकासात्मक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना। फिर भी कुछ पॉइंटर्स के आधार पे कि पहला उद्देश्य हम क्या बता सकते हैं कि संप्रभु उद्देश्यों की प्राप्ति करना। किसको प्राप्त करना है, संप्रभु उद्देश्यों को प्राप्त करना है। संप्रभु उद्देश्य मतलब देश के सीमाओं की सुरक्षा करना, प्रतिरक्षा, कानून व्यवस्था को बना करके रखना, प्रशासन का संचालन करना, इस प्रकार के उद्देश्य हमारे संप्रभु उद्देश्य कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको करके रखना। इसके अलावा बाजार की अपूर्णता को दूर करना। बाजार की अपूर्णता को कैसे दूर कर सकते हैं भाई, बाजार में क्या हो गया, बाजार में क्या हो गया, आपका वित्त की कमी हो गई है, बाजार में वित्त की कमी हो गई है, तो उसकी आपूर्ति क्या करना, सुनिश्चित करना। विकासात्मक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना, ठीक है। कल्याणात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो इस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, लोक वित्त रखा जाता है, ठीक है, या वित्तीय प्रशासन या वित्तीय प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। अब हम वापस लौटते हैं लोक वित्त के नियंत्रण पर। लोक वित्त के नियंत्रण को चालू करने के पहले, लोक वित्त के नियंत्रण को चालू करने के पहले हम बजट समझ लेते हैं। हमको बजट समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारी क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो बजट क्या होता है वो आपको शाब्दिक अर्थों में पता होगा। बजट क्या होता है वो आपको शाब्दिक अर्थों में पता होगा। बजट सरकार की आय व्यय का क्या होता है, विवरण प्रपत्र होता है। साल भर में सरकार आगे क्या करने वाली है, आगे की बात हो रही है इसमें, आगे मतलब कि आने वाले वर्ष की बात हो रही है। तो साल भर में सरकार के आय व्यय का क्या होता है, ये विवरण होता है कि सरकार किन किन स्रोतों से आय प्राप्त करेगी और सरकार किन किन जगहों पर क्या करने वाली है, व्यय करने वाली, किन किन मदों पर व्यय करने वाली है। तो ये आय व्यय का क्या होता है, विवरण होता है, जिसमें सरकार की गत वर्ष की आय व्यय की स्थिति, वर्तमान वर्ष की आय के संशोधन आकलन और आगामी वर्ष के लिए आय व्यय के अनुमानित आंकड़े, आगामी वर्ष के आय व्यय को बढ़ाने घटाने के उपाय, करोड़ारोपण की विधियां आदि शामिल की जाते हैं। तीन चीजें शामिल होती हैं। क्या होता है, तीन चीजें क्या क्या शामिल होती हैं। आय व्यय के विवरण प्रपत्र है, जिसमें क्या किया जाएगा, गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष, पिछले वर्ष के आय की स्थिति, आय व्यय की स्थिति क्या रही, पिछले वर्ष की आय व्यय की स्थिति क्या रही। वर्तमान वर्ष की आय व्यय की संशोधन मतलब वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है, और आगामी वर्ष मतलब आने वाले वर्ष के लिए क्या अनुमानित आंकड़े होने वाले हैं। एक अनुमान बताती ना सरकार बजट में कि हम इतना पैसा खर्चा करेंगे, एक अनुमान है। हम इतना कर क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे, ये एक अनुमान है। टारगेट रखा जाता है, जीडीपी ग्रोथ इतना रहेगा, ये टारगेट रखा जाता है, ठीक है। ये क्या है, अनुमानित आंकड़े हैं। इन सब के संबंधित जो भी बातें होंगी वो सब क्या कहलाता है, आपका बजट कहलाता है। जब भी बजट पेश किया जाता है, आपको जैसा पता है बेसिक चीज कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है। ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके क्या हो जाते हैं, दो हिस्से हो जाते हैं। कौन कौन से, एक पिछले वर्ष के संबंधित, एक अगले वर्ष के संबंधित। जो पिछले वर्ष के संबंध में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। जो पिछले वर्ष के संबंध में होता है उसको हम आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं, और जो आगामी वर्ष के संबंध में होता है उसको हम सार्वजनिक बजट बोलते हैं, जो आपको बजट के रूप में निकल करके आता है। ये बजट के बारे में बेसिक चर्चा थी। और कुछ बातें इसके बारे में कि देश के वित्त मंत्री द्वारा साल भर का जो लेखा जोखा है वो भारत की संसद में स्वीकृति के लिए रखा जाता है। सीधी सी बात है ना, लोकसभा में बजट को रखा जाता है, फिर वही बजट की पूरी प्रक्रिया राज्यसभा में जाती है 14 दिन वगैरह के लिए, ठीक है, मनी बिल के रूप में, आदि आदि। तो उसको बजट कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से आय व्यय का लेखा होता है, जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। या कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण क्या करता है, स्थापित करता है। बजट के माध्यम से संसद नियंत्रण रखती है, किस पर, कार्यपालिका पर। कैसे, बजट में रखी गई प्रत्येक मद के लिए, बजट में मांगे गए एक एक रुपए के लिए वोटिंग होती है। बजट में मांगे गए एक एक रुपए के लिए वोटिंग होती है। वोटिंग कौन करता है, संसद सदस्य करते हैं। तो संसद सदस्य अगर चाहें तो वोटिंग पास उस मद को, जो आय है उसको पास मत होने दें। वो जो मांगी हुई धनराशि है ना उसको पास मत होने दें, सरकार गिर जाएगी। समझ गए आप। तो संसद नियंत्रण रखती किस पे, कार्यपालिका पे। किसके माध्यम से, बजट के माध्यम से। किसके माध्यम से, बजट के माध्यम से। कैसे, ये आगे हम डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए सामान्य सा कि बजट में होने मांगी गई प्रत्येक रुपये के लिए क्या होगा, वहां पे वोटिंग होगी। वोटिंग के दौरान जो संसद सदस्य हैं वो उसको क्या कर सकते हैं, उस जो मांगी गई राशि है उसको वोटिंग के दौरान क्या कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं। जैसे ही वो डिक्लाइन करेंगे सरकार गिर जाएगी, जैसे ही वो डिक्लाइन करेंगे सरकार गिर जाएगी, खत्म बात है ना। बजट के इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बजट सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है।
बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 में किया गया था। भारत का प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को किसने जारी किया था? लॉर्ड वायसराय लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में, ठीक है, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में उस समय के वित्तीय परिषद के सदस्य जेम्स विल्सन ने जारी किया था। अच्छे से याद रखना है आपको। 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट जारी किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के वायसराय लॉर्ड कैनिंग के अंडर जो वित्त परिषद थी, उस वित्त परिषद के जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे जेम्स विल्सन, उनके द्वारा इसको जारी किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। इसी कारण क्या कहा जाता है? जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है, फादर ऑफ बजट इन इंडिया। फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसको कहते हैं हम? जेम्स विल्सन को कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें। फिर आता है एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर 1921 में, एकवर्थ समिति अच्छे से याद रखना, एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर 1921 में रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया। रेल बजट रेल मंत्री पेश करेंगे, बाकी जो बजट है वो वित्त मंत्री पेश करेंगे। ये बात 1921 में कर दी गई। ये 1921 में जो बात चालू होती है वो कब तक चलती रहती है? 2017-18 तक चलती रहती है। कब तक? 2017-18 तक। 2017-18 में फाइनली रेल बजट और आम बजट को पुनः एक साथ मिला दिया जाता है और पेश कौन करता है? अब वित्त मंत्री पेश करता है। रेल मंत्री का स्थान क्या कर दिया गया? यहाँ से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इतिहास था। अब चलते हैं बजट निर्माण की प्रक्रिया में। यहाँ से आपका पूरा सिलेबस का हिस्सा चालू है, सिलेबस है आपका ये पूरा, है ना। बजट निर्माण की प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। बजट निर्माण की प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। जो सबसे पहला चरण होता है उसमें क्या किया जाता है? वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों और नीति आयोग और कैग की सहायता से बजट तैयार करता है। वित्त मंत्रालय क्या करता है? बजट तैयार करता है, बजट की प्रक्रिया को क्या करता है? वहां से निर्मित करता है, ठीक है। किसकी सहायता से? नीति आयोग और कैग की सहायता से। जो दूसरा चरण आता है उसके तहत क्या होता है कि बजटीय दस्तावेजों को तैयार करके फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है इसके तहत? बजटीय दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और वो जो बजटीय दस्तावेज तैयार किए गए उनको कहाँ रखा जाएगा? फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में, जो अभी प्रक्रिया चल रही, ठीक है, उसके तहत मैं बता रहा हूँ आपको। फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में क्या किया जाता है? उसको संसद के पटल में प्रस्तुत कर दिया जाता है, संसद के पटल में रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? आपका तीसरा चरण आता है, उस पर चर्चाएं होती हैं। जो रख दिया गया उस पर, उसमें क्या होंगी? अब चर्चाएं होंगी, वोटिंग होंगी। उन सब चर्चाओं के दौरान, उन सब वोटिंग के दौरान क्या होता है? वहां पर कटौती प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। कौन कौन से? नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती, आर्थिक कटौती। इनके बारे में हम डिटेल में आगे फिर से एक बार देखेंगे अलग रूप में उनको। बट अभी के लिए कि नीतिगत कटौती का सामान्य सा मतलब क्या होता है कि जो टोटल मांग थी, चाहे तुमने 10,000 करोड़ रुपए ही क्यों मांगे हों, उस टोटल मांग को घटाकर कितना रख दिया जाएगा? 1 रुपये कर दिया जाएगा, मात्र 1 रुपया। नीतिगत कटौती है, ठीक है। सांकेतिक कटौती मतलब जो टोटल मांग है उसमें से मात्र 100 रुपये कम किए जाएंगे। यहाँ पे समझो, अगर तुमने 10,000 करोड़ 10,000 रुपये मांगे थे, ठीक है, अगर तुमने 10,000 रुपये मांगे थे तो उसको घटा के कितना कर देंगे? 1 रुपया कर देंगे। ये नीतिगत कटौती है। अगर तुमने 10,000 रुपये मांगे थे और उसमें से 100 रुपये काट लिए गए, उसमें से 100 रुपये काट लिए गए, मतलब तुम्हारे पास कितने बचे? 9,900 रुपये बचे, ठीक है। तो ये क्या है? सांकेतिक कटौती है। और तीसरा आता है आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती में क्या बोला जाएगा? भाई ये तुमने जो 10,000 रुपये मांगे हैं इस पर एक बार फिर से विचार करके आ जाओ, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर देंगे? पुनः परीक्षण का सुझाव देकर कुल मांग में थोड़ी सी कमी कर दी जाएगी। पुनः परीक्षण का सुझाव देंगे और बोलेंगे हम थोड़ा सा अमाउंट कम कर रहे हैं। थोड़ा सा अमाउंट कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 100 रुपये, 400 रुपये, 10,000 रुपये, सॉरी 1,000 रुपये, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव पेश किए जाते हैं: नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती और आर्थिक कटौती। फिर आता है चतुर्थ चरण। 3 चरण हो गए, तीसरे चरण में कटौती प्रस्ताव आए थे। चतुर्थ चरण में क्या होता है? संचित निधि से धन निष्कासन हेतु विनियोग विधेयक पास कराया जाता है और वित्त मंत्रालय की स्वीकृति मिलती है। विनियोग विधेयक क्या है? तो सरकार क्या करती है? छोटी छोटी मांगों, सरकार को क्या करता है? मीन टाइम के लिए, ठीक, मीन टाइम मतलब सरकार ने बजट तो पेश कर दिया, बजट अब पास होगा, फरवरी माह में पेश किया गया है, वो बजट पास होते 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 तो क्या हो जाता है? उसको मई और जून आ जाता है। जब मानसून सीजन चालू होगा उसके पहले वो क्या होगा? पास हो पाएगा। तो भाई ये जो बीच का टाइम पीरियड बचता है, 2 महीने 3 महीने का समय बचता है, इस दौरान सरकार को अपनी रेगुलर काम तो करने हैं ना, उसके लिए पैसा लगेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार क्या करती है? विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से क्या करती है? उस 2-3 महीने के लिए खर्चा निकाल लेती है उस बजट से, उसी बजट में से जो उसने पेश किया था, उसी बजट में से क्या करती सरकार? 2-3 महीने के लिए विनियोग विधेयक अथवा एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से पैसा निकाल लेती है। इसके बाद आता है पंचम चरण। इसमें क्या है? विभागों को पैसा आवंटित करके उसका हर माह क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है।
ठीक है, विभागों को जो पैसा दे दिया गया, यहाँ पे बजट में हर विभाग ने अपनी अपनी अलग अलग कुछ ना कुछ डिमांड रखी दी होगी, उसको पास करवा करके उसको बजट दिया जाता है। योजनागत बजट रहेगा या कई अन्य प्रकार से टोटल विभाग के लिए रहेगा, तो भाई उसकी क्या करनी रहेगी, हमको निगरानी करनी रहेगी। इतनी बातें आती हैं बजट के लिए। ठीक है, अब आता है बजट के प्रकार क्या होते हैं। बजट के प्रकार आपने कई बार पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। इसको हस्तक्षेप के आधार पर, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, प्रभाव के आधार पर 5 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है आम बजट, जो पेश किया जाता है, आम बजट। ठीक है, वो उसको कहा जाता है। दूसरा क्या आता है, निष्पादन बजट। निष्पादन बजट क्या होता है कि मंत्रालयों के दिए जाने वाले निधि के संभावित परिणामों की जानकारी, इसी के आधार पर क्या होता है, नया आवंटन होता है। मतलब कि सरकार ने जिस चीज़ के लिए, सरकार ने कार्यपालिका, संसद ने जिस चीज़ के लिए आपको बजट आवंटित किया था, सरकार ने, संसद ने, ठीक है, संसद ने जिस चीज़ के लिए आपको बजट आवंटित किया था, उसका आउटपुट कितना रहा, उसका आउटपुट कितना रहा, उसका निष्पादन कैसे किया आपने, उसके आधार पर क्या किया जाएगा, आपको अगला बजट दिया जाएगा। शून्य आधारित बजट क्या होता है कि प्रत्येक कार्य का निर्धारण शून्य आधार से, अर्थात पिछले बजट की बची हुई निधि को लैप्स मान कर किया जाता है। इसे सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। ठीक है, सरकार ने समझ लो मनरेगा के लिए, सरकार ने समझ लो मनरेगा के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ये जो 900 करोड़ रुपए में से सरकार ने क्या, कितना कितना सॉरी, संसद ने 900 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, और सरकार ने उसमें खर्चा कितना किया, मात्र 800 करोड़ रुपए खर्चा किया। तो जो बचा हुआ 100 करोड़ है, या तो उसको क्या किया था जनरली, अगले बजट में उसको क्या कर लिया था, एड ऑन कर लिया था है। पर अगर ऐसा नहीं किया जा रहा, उसको अगले वर्ष में एड ऑन नहीं किया जा रहा, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि वहां पे उसको क्या कर दिया जाएगा, लैप्स कर दिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा उसको। इसी क्या बोलते हैं, सूर्यास्त बजट बोलते हैं। फिर नया तरीके से बजट बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, परिणामोन्मुख बजट आता है कि उससे एग्जैक्टली कितना आउटपुट आ रहा है, बजट का उपयोग कैसे हुआ, उसका कार्य प्रदर्शन कैसा रहा। कि भाई उनने मनरेगा के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, पता चला मनरेगा उतना अच्छा काम ही नहीं कर रही है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा उसका, उतना अच्छा परिणाम निकल करके नहीं आ रहा है, तो अगली बार फिर 1000 करोड़ रुपए ना दे करके मात्र 500 करोड़ रुपए देंगे। इसके अलावा लैंगिक बजट, जो महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। अब आते हैं बजट के भाग क्या होते हैं, बजट के अवयव क्या होते हैं। बजट के भागों को अच्छे से समझ लो, बहुत काम का है आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उसके अवयव को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा क्या जाता है आपका, सार्वजनिक आय, दूसरा आता है सार्वजनिक व्यय। जो सार्वजनिक आय है उसके भी दो हिस्से होते हैं, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। जो सार्वजनिक व्यय है उसके भी दो हिस्से होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है, अब इनको हमको डिटेल में समझना है। समझ गए यहाँ पे की बातें। अवयव में दो हिस्से हैं, आय व्यय। आय में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां, व्यय में राजस्व और पूंजीगत व्यय। सबसे पहले आते हैं हम सार्वजनिक आय में। इसमें सरकार की स्रोतों, विभिन्न स्रोतों, करारोपण पद्धतियों के द्वारा प्राप्त आय को रखा जाता है। ठीक है, सार्वजनिक आय से सरकार अपने समस्त कार्यों क्या करती है, संचालन करती है। ये लोक राजस्व होता है, समझ लो ये क्या होता है, लोक राजस्व होता है, सार्वजनिक आय के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो है जो सार्वजनिक आय है, ये दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, अब ये सबसे पहले आता है आपका राजस्व प्राप्ति। सबसे पहले क्या आता है आपको, राजस्व प्राप्ति, जो रेवेन्यू आपको मिलता है, आपको मतलब सरकार को। तो जो रेवेन्यू मिलता है सरकार को, राजस्व प्राप्ति होती है, उसके बारे में हम चर्चा करें तो इस खाते में उन आय स्रोतों को शामिल किया जाता है। राजस्व प्राप्ति एक खाता है। ठीक है, तो इस खाते में उन आय स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके लौटाने का दायित्व तो सरकार पर नहीं होता है। मतलब सरकार के पास आय आ गई तो उनको लौटाने का दायित्व तो सरकार पर नहीं रहेगा। जैसे सिंपल सी बात कर लें कि आपने कहीं से ऋण लिया है, आपने कहीं से लोन लिया है, तो आप पे दायित्व है लौटाने का, आप पे क्या है, दायित्व है लौटाने का। ऐसी सरकार ने कहीं से ऋण लिया होगा, सरकार पे दायित्व रहेगा लौटाने का। पर अगर कोई आपको सैलरी दे रहा है, आपको कोई सैलरी दे रहा है, पर मंथ 10,000 रुपये दे रहा है, तो वो 10,000 रुपये का लौटाने का दायित्व तो आपका किसी पर नहीं है, वो पैसा आपका है। वैसे सरकार को भी कहीं से कई स्रोतों से आय आ रही होगी, जिसको लौटाने का दायित्व तो सरकार पर नहीं रहेगा। जिसके साथ संपत्तियों की बिक्री नहीं जुड़ी हुई होती है। ठीक है, संपत्तियों की बिक्री नहीं जुड़ी हुई मतलब सरकार की संपत्ति का नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब सरकार क्या करती है, एयर इंडिया को बेच करके भी तो क्या पैसा कमा सकती है ना। पर वो जो एयर इंडिया को बेच करके पैसा कमाया जा रहा है उसको हम यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे, उसको सरकार की संपत्तियों की बिक्री इसमें नहीं जुड़ी होती है, वो आगे जुड़ेगी, हम देखेंगे उसको। ठीक है, इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है एक वन फाइनेंशियल ईयर में। तो राजस्व प्राप्ति क्या हो गई, उन स्रोतों से प्राप्त आय जिनको लौटाने का दायित्व तो सरकार पर नहीं होता है, जिनसे सरकार की संपत्तियों में कमी नहीं आती, मतलब सरकार अपनी संपत्ति नहीं बेच रही है, राजस्व प्राप्ति है। राजस्व प्राप्ति के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से, कर राजस्व, गैर कर राजस्व। कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर से प्राप्त आय और अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त आय। कर राजस्व में राजस्व प्राप्ति, आपने क्या देखा, सबसे पहले सार्वजनिक आय देखी, आपने सार्वजनिक आय देखी। सार्वजनिक आय के दो हिस्से थे, कौन कौन से हिस्से थे, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय के दो हिस्से थे, कौन कौन से, राजस्व आय
और राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्व प्राप्ति पढ़ रहे हैं। राजस्व प्राप्ति क्या हो गया कि उन स्रोतों से प्राप्त है जिनको लौटाने का दायित्व सरकार पर नहीं होता है, जिनसे सरकार की संपत्ति में कमी नहीं आती है। इसके दो हिस्से होते हैं, कर राजस्व के रूप में, गैर कर राजस्व के रूप में। जो कर राजस्व होता है वो क्या होता है, उसमें दो हिस्से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो गैर कर राजस्व होता है उसमें क्या होता है, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त है, मतलब महारत्न कंपनियों से कमाई हो रही है, मिनी रत्न कंपनियों से कमाई हो रही है। ब्याज प्राप्ति, सरकार ने ऋण दिया हुआ था तो सरकार को ऋण पे ब्याज मिल रही है। इसके अलावा राजकोषीय सेवाएं, पोस्टल ऑर्डर्स, सरकार स्टाम्प बेच रही है, सरकार टिकट बेच रही है, ठीक है, ये सब चीज़ों से कमाई। दूसरा आता है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियों क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं। पूंजीगत प्राप्ति होती क्या, सिंपल सा, कि ऐसी प्राप्तियां जो केंद्र सरकार के दायित्व या ऋण में वृद्धि लाती है। जस्ट अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, सार्वजनिक आय के दो हिस्से, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति क्या थी, जिससे सरकार के दायित्व में कमी नहीं आएगी, जिससे सरकार की संपत्ति में कमी नहीं आएगी। जबकि पूंजीगत प्राप्ति क्या है कि इससे सरकार के दायित्व में वृद्धि होगी, सरकार के दायित्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। उससे कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, उससे सरकार की संपत्ति में कोई कमी नहीं आ रही थी। इससे क्या होगा, सरकार की संपत्ति, सरकार के दायित्व में वृद्धि होगी अथवा सरकार की संपत्ति में कमी आएगी, सरकार की संपत्ति में कमी आएगी, ठीक है। तो पूंजीगत प्राप्ति क्या हो गई, ऐसे स्रोतों से प्राप्त आय जिससे क्या होता है, सरकार के दायित्व में वृद्धि होती है अथवा सरकार की संपत्ति में कमी आती है। कैसे, इसको समझो। तो इसको भी दो हिस्से होते हैं, वो समझ में आ जाएगा उससे आपको, कि दायित्व में वृद्धि और संपत्ति में कमी। दायित्व में वृद्धि कैसे होगी, सरकार ने ऋण ले लिया, सरकार ने आरबीआई से ऋण ले लिया, तो भाई आरबीआई का पैसा कभी ना कभी तो आपको लौटाना पड़ेगा ना। आप अपने दोस्त से ऋण लिए हैं तो आपके दायित्व में वृद्धि हो गई, आप, क्योंकि आपको अपने दोस्त का पैसा लौटाना पड़ेगा। बाह्य ऋण, भाई आपने जापान से ऋण लोन ले लिया, आपने आईएमएफ से लोन ले लिया, उनका पैसा तो लौटाना पड़ेगा ना। दायित्व में वृद्धि हो रही है सरकार के, ब्याज देना पड़ेगा उनको, ब्याज के साथ साथ मूलधन भी लौटाना पड़ेगा कभी ना कभी, दायित्व में वृद्धि हुई। संपत्ति में कमी कैसे आएगी, सरकार देखो, अब देखो सरकार की इससे आय कैसे बढ़ी, हम सार्वजनिक आय के तहत पढ़ रहे हैं ना इसको। तो सरकार की आय कैसे बढ़ी, भाई सरकार ने तो क्या किया, ऋण लिया था, तो सरकार के पास ढेर सारा पैसा आ गया ना, तो सरकार की आय में ही शो होगा, सरकार की आय में शो होगा। लेकिन वो दायित्व में भी वृद्धि करेगा, क्यों, क्योंकि उस आय को कभी ना कभी क्या करना पड़ेगा, सरकार को लौटाना पड़ेगा। दूसरा कि संपत्ति में कमी आएगी, संपत्ति में कमी आएगी लेकिन सरकार की आय बढ़ जाएगी। कैसे, विनिवेशन से। जैसे सरकार ने क्या कर दिया, एयर इंडिया को बेच दिया, सरकार ने क्या कर दिया, बीपीसीएल को बेचने की तैयारी कर ली। तो सरकार जब इनको बेच रही होगी, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेशन मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, मेरे ख्याल से सब बातें आपको पता होंगी। डिसइन्वेस्टेड या विनिवेशन का मतलब क्या होता है, जब सरकार क्या करती है, अपने टोटल शेयर को घटा करके क्या कर लेती है, लेस देन 50% कर लेती है। किसी कंपनी में जब सरकार के स्वामित्व का, सरकार के शेयर उसमें घट कर कितने हो जाते हैं, 50% या उससे कम हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, विनिवेशन बोला जाता है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, आप इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। इसको नहीं, जो 50% है उससे कम हो जाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, निजीकरण बोला जाएगा। और जब सरकार के उसमें शेयर में कमी होती है, डायरेक्टली कमी, जैसे समझ लो कि आपका ये कोई कंपनी है, एक्स कंपनी है, उस कंपनी के 100% शेयर हैं सरकार के पास, ठीक है। अब सरकार इन 100% शेयर में से क्या करती है, कुछ शेयर को क्या करती है, बेच देती है, ठीक है। कुछ शेयर क्या करती है, सरकार बेच देती है, वो शेयर बेचती है, तो सरकार के जो टोटल अब शेयर बचेंगे, वो सरकार के पास कितने बचेंगे, समझ लो 85% बचते हैं, मतलब सरकार ने 15% बेच दिया। ये क्या कहलाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। सरकार ने अपने क्या कर लिया, निवेश में कमी कर ली, ये क्या कहलाएगा, विनिवेशन कहलाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अगर ये जो घटाव है, अगर ये जो घटाव है, मतलब 100 से 85 आ गए, अगर ये जो घटाव है कहाँ तक आ जाए, आपके 51 तक आता है, कितने तक आता है, 51% तक आता है, तो इसको हम क्या बोलते रहेंगे, विनिवेशन बोलते रहेंगे। क्यों बोलते रहेंगे विनिवेशन, क्योंकि अभी भी मेजोरिटी शेयर, मेजोरिटी शेयर मतलब 50% से ऊपर तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, तो अभी मेजोरिटी शेयर किसके पास है, सरकार के पास है, मतलब सरकार का उस कंपनी में क्या है, स्वामित्व तो अभी बना हुआ है। पर अगर ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये घटता ही जाए और जिससे सरकार का शेयर टोटल घट करके 50% से नीचे आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निजीकरण बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अब मैक्सिमम शेयर किसी एक कंपनी के पास होंगे, क्योंकि अब मैक्सिमम शेयर किसी एक प्राइवेट कंपनी के पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपका निजीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। तो निजीकरण और विनिवेशन दोनों से क्या हो रहा है, सरकार की संपत्ति में कमी हो रही है, क्योंकि सरकार यहाँ पे अपनी संपत्ति क्या कर रही है, बेच रही है। इससे क्या होगा, सरकार के दायित्व में वृद्धि होगी, इससे क्या होगा, सरकार की संपत्ति में कमी आएगी। ये क्या था, आपका पूंजीगत प्राप्तियां था, ठीक है। समझ गए मेरे ख्याल से पॉइंट आप, यहाँ पे हमने बात करी,
ठीक है, यहाँ पे वापस आ जाओ एक बार। हमने क्या बात कर ली, सार्वजनिक आय प्राप्त बात कर ली, जिसमें राजस्व प्राप्तियां हैं। राजस्व प्राप्तियों से क्या होगा, देयता में वृद्धि नहीं होगी, दायित्व में, देयता मतलब दायित्व में वृद्धि नहीं होगी, और संपत्ति में कोई कमी नहीं आएगी। पूंजीगत प्राप्तियों से क्या होगा, दायित्व में वृद्धि होगी, संपत्ति में कमी आ जाएगी। ये दो स्रोतों से आती है। राजस्व प्राप्ति की आपका कौन सा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, और गैर राजस्व प्राप्ति जिसमें क्या आ जाता है आपका, पोस्टल ऑर्डर आ जाते हैं, ब्याज ऋण आ जाता है, आदि आदि। पूंजीगत प्राप्ति से देयता में वृद्धि होगी, संपत्ति में कमी आएगी। इसके भी दो हिस्से हो जाते हैं पूंजीगत प्राप्ति के, कि भाई देयता में वृद्धि कैसे होगी, आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण से, और संपत्ति में कमी कैसे आएगी, विनिवेशन और निजीकरण से। अब आते हैं सार्वजनिक व्यय में। ठीक है, अब आते हैं सार्वजनिक व्यय में। सार्वजनिक व्यय को देख लेते हैं क्या होता है। तो इसके अंतर्गत उन समस्त सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिसके आधार पर सरकार विभिन्न मदों पर क्या करती है, व्यय करती है। इसके अंतर्गत उन समस्त सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, व्यय करती है। सरकार क्या करती है, खर्चा करती है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा बजट तैयार किया जाता है। ठीक है, सरकार को जहां जहां खर्चा करना है उसके लिए सरकार क्या करेगी, एक पूरी प्रक्रिया बनाती है। सरकार को जहां जहां खर्चा करना है आने वाले समय में, एक वर्ष में, उसके लिए क्या करेगी सरकार, पूरा एक दस्तावेज तैयार करती है, सरकार पूरी एक प्रक्रिया बनाती है, उसको क्या बोला जाता है, बजट। ठीक है, अब जो सार्वजनिक व्यय है उसके भी दो हिस्से होते हैं। सार्वजनिक व्यय के भी दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। सबसे पहले आता है राजस्व व्यय। क्या होता है, तो वे सभी खर्च जो किसी भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं। मतलब सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा खर्चा जिससे 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 जो निर्माण है, जिससे जो व्यय है वो कहीं दिखाई नहीं देगा किसी रूप में आपको। ठीक है, कि सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा खर्चा जिससे क्या होता है, भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता, भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता एवं देनदारी में कमी नहीं आती है, उन्हें क्या कहा जाता है, राजस्व व्यय कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं हम, राजस्व व्यय कहते हैं। राजस्व व्यय में निम्नलिखित शामिल होते हैं। राजस्व व्यय में क्या क्या चीजें शामिल होती है उसको देख लेते हैं। तो राजस्व व्यय में दो चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन से, गैर विकासात्मक व्यय और विकासात्मक व्यय। हमने क्या देखा, राजस्व व्यय क्या है, जिससे सरकार की भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं होगी, सरकार की भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो ये खर्चा किसी और चीज में हो रहा होगा जिसमें क्या होता है, सरकार एवं देनदारी में कोई कमी नहीं आती। सरकार की देनदारी में कहीं मतलब कि समझ लो सरकार ने ऋण लेकर के रखा हुआ था जापान से। ठीक है, और सरकार साल भर में खूब खर्चा करी, लेकिन जापान से जो ऋण लिया हुआ था उसमें कोई कमी नहीं आई, ये देनदारी में कमी कमी आने की बात होती है। तो देनदारी में भी कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, तो ये राजस्व व्यय है जिसके दो हिस्से होते हैं, गैर विकासात्मक और विकासात्मक। गैर विकासात्मक जैसे सरकारी सेवाओं में व्यय कर रही है। ठीक है, 50 प्रकार की सेवाएं चल रही हैं, सैलरी में व्यय कर रही सरकार, अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है, सब्सिडी दे रही सरकार। तुमने छात्रवृत्ति ली, तुमको छात्रवृत्ति में सब्सिडी दे दी गई सरकार द्वारा। ब्याज अदायगी, जापान से ऋण लिया था, उसमें क्या कर रहे हैं, ब्याज लौटा रहे हैं उस सरकार के द्वारा। सरकारी अनुदान दे रही सरकार, स्कूलों को, कॉलेजों को, शिक्षण संस्थानों को, धार्मिक संस्थानों को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गैर विकासात्मक व्यय। क्या इससे किसी भौतिक संपत्ति का निर्माण हुआ, जहां पे ये बात की जाती थी, क्या इससे कोई वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण हुआ, नहीं हुआ। क्या सरकार की देयता में कमी आई, नहीं आई। ब्याज देते रहेंगे ना, अगर आप बोलेंगे भाई ब्याज ब्याज दे तो रहे हैं, तो ब्याज अदायगी से कमी आ जाएगी देयता में, नहीं। देयता में कमी तो तब आएगी ना जब मूलधन लौटाया जाएगा। देयता में कमी तब आएगी जब मूलधन लौटाया जाएगा। ब्याज लौटाने से क्या होता है, ब्याज देने से क्या आता है, देयता में कमी नहीं आती है। विकासात्मक व्यय में क्या आता है, शिक्षा आता है, सरकार शिक्षा में खर्च कर रही है, स्वास्थ्य में खर्च कर रही है, कृषि, परिवहन, संचार, सामाजिक सामुदायिक सेवाएं, ये सब क्या होता है, राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। और आखिरी में आता है आपका पूंजीगत व्यय। पूंजीगत में क्या है कि वह व्यय है ना, वह व्यय जो भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्ति बनाने में सहायक होते हैं, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। जिनसे भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, जिनसे भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, वो सब क्या कहलाएंगे, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। इनसे या तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या फिर सरकार की देयता में कमी आती है। इससे क्या होगा, भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, जैसे वहां पे नहीं हो रहा था यहाँ पे होगा। वहां पे सरकार की देयता में कोई कमी नहीं आ रही थी, यहाँ भी सरकार की देयता में कमी आएगी। जैसे क्या हो गया, निवेश, सरकार ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, मान लो सरकार ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, क्या है, किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट था, समझ लो एक कंपनी बनाने के लिए था, स्टील प्लांट लगा रही थी सरकार। क्या कर रही थी, स्टील प्लांट लगा रही थी। तो क्या उससे हुआ, भौतिक परिसंपत्ति का निर्माण हुआ, हो गया, सीधी सी बात है ना, भौतिक परिसंपत्ति का निर्माण हुआ। दूसरा, ये निवेश की बात हो गई। दूसरा कि ऋण अदायगी, कि सरकार ने जापान से ऋण लेकर के रखा हुआ था सरकार ने, तो उसका मूलधन लौटा दिया, कुछ अमाउंट लौटा दिया उनने, तो उससे सरकार की देयता में कमी आएगी धीरे धीरे। तो ये सब क्या होता है, पूंजीगत व्यय होता है। ये क्या था, पूरे बजट के अवयव थे, आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से याद रखना है आपको। अब आते हैं बजट संबंधी प्रक्रिया, जो कि आपके सिलेबस का क्या है, पूर्णतः हिस्सा है।
बजट संबंधी प्रक्रिया को हम चालू करने के पहले एक बार वापस एक स्लाइड में चलते हैं, वहां से उसको समझते हैं और फिर आगे के चरण में हम क्या करेंगे, प्रस्थान करेंगे। इसमें आते हैं हम, है ना, इसमें आ जाओ। इसमें देखो, इसको चीज़ों को समझ लो। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, जो आपको मैं वर्बली समझाए दे रहा हूँ, बस उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा सुन लेना है, समझ लेना है। लोक वित्त के नियंत्रण पे क्या होता है, दो चीजें आती हैं, कार्यपालिक नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण, बाह्य नियंत्रण। ठीक है, ये जो है विधायी नियंत्रण कहलाता है। ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है दो रूपों में, बजट पूर्व, बजट पश्चात। इसको हम पूरा पढ़ेंगे आगे, ये जो पूरा हिस्सा है आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम आगे नहीं पढ़ेंगे, बस ये समझने के लिए मैं आपको अच्छे से समझाई दे रहा हूँ। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा कैसे नियंत्रण किया जाता है, बजट पूर्व, और वित्त मंत्रालय द्वारा कैसे नियंत्रण किया जाता है, बजट पश्चात। देखो, बजट पूर्व मतलब बजट बनने के पहले, बजट बनने के पहले की क्या प्रक्रिया होती है वो मैं आपको समझा देता हूं। बजट पूर्व कैसे आता है, बजट पूर्व जो नियंत्रण रहता है उसके लिए क्या किया जाता है कि बजट पूर्व नियंत्रण के लिए उत्तरदायी विभिन्न विभाग, जो विभिन्न उत्तरदायी विभाग रहते हैं, उनसे क्या किया जाता है, उनकी मांगे मंगाई जाती हैं। मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय है, और जो आपका सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय है, या अन्य अन्य जो 50 विभाग हैं सरकार के मंत्रालय हैं, उन सब से उनकी मांगे मंगाई जाएंगी कि भाई आप बताइए आपको कितने रुपए चाहिए, आप बताइए आपको किस योजना के लिए कितने रुपए चाहिए। इस प्रकार की मांगे मंगाई जाती हैं। किस कब होता है, बजट बनने के पहले होता है, ये सब बजट बनने के पहले की प्रक्रिया है। ठीक है, वो जो मांगे मंगाई जाती हैं, वो क्या करेंगे, मांग भेज देंगे अपनी, वो क्या करेंगे, अपनी मांग, अपनी डिमांड क्या कर देंगे, भेज देंगे। अब जो मांग आई है, वो जो डिमांड आई है, उसका सरकार द्वारा जो वित्त मंत्रालय है, यहाँ सरकार मतलब वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय द्वारा परीक्षण किया जाएगा कि भाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10,000 करोड़ रुपए मांगे हैं, तो 10,000 करोड़ रुपए जो मांगे हैं वो सही मांगे हैं, गलत मांगे हैं, उसका परीक्षण कर लो। क्या उनको इसकी आवश्यकता है, मनरेगा के लिए 50,000 करोड़ रुपए मांगे गए, क्या इतनी आवश्यकता है, इसका परीक्षण किया जाएगा। तो इसके परीक्षण के 3 मेथड होते हैं, इसके परीक्षण की 3 विधियां होती हैं। एक होता है वित्तीय दृष्टिकोण से, एक होता है वित्तीय दृष्टिकोण से। लिख लो आप इसको, कहीं आप लिख लो इस चीजों को सर। ठीक है, 3 तरीके होते हैं। हाँ, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, वित्तीय दृष्टिकोण से उसका परीक्षण किया जाएगा। वित्तीय दृष्टिकोण से परीक्षण का मतलब क्या होता है कि परियोजना लागत में कितना लाभ होने वाला है, कि अगर मैं 10,000 करोड़ रुपए निवेश कर रहा हूं मनरेगा में, तो मुझे उससे अल्टीमेटली लाभ कितना होगा, मुझे उससे लाभ कितना होने वाला है वित्त के रूप में। तो पहला वित्तीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया जाएगा टोटल मांग का। यहाँ मांगों के परीक्षण की बात कर रहे हैं। पहले क्या हुआ था बजट पूर्व में कि मांगे मंगाई जाएंगी, मांगे आएंगी तो मांगों का परीक्षण किया जाएगा। मांगों के परीक्षण में सबसे पहला मेथड क्या आता है, वित्तीय दृष्टिकोण। दूसरा मेथड क्या आता है आपका, तकनीकी दृष्टिकोण। तकनीकी दृष्टिकोण क्या होता है कि जो निवेश किया जा रहा है, 10,000 करोड़ रुपए का मैं निवेश कर रहा हूं मनरेगा में, तो उससे तकनीक में क्या परिवर्तन आने वाला है, उससे तकनीकी परिवर्तन क्या आने वाला है। और तीसरा क्या हो जाता है आपका, नीतिगत दृष्टिकोण। नीतिगत दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, एक समग्र मूल्यांकन किया जाएगा। समग्र मूल्यांकन मतलब उससे पर्यावरण को कितना लाभ होगा, समाज को कितना लाभ होगा, ठीक है, मानव को मानवीय जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, इस प्रकार से एक मूल्यांकन किया जाएगा। तो वित्तीय दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से और नैतिक दृष्टिकोण से, 3 माध्यमों से क्या किया जाता है, आई हुई मांगों का परीक्षण किया जाता है। मंत्रालयों द्वारा, विभागों द्वारा भेजी गई मांगों का परीक्षण किया जाता है। ये तो हो गई बजट पूर्व की बातें। ठीक है, अब आता है बजट निकल गया, बजट पास हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब जुलाई माह के बाद बजट क्या हुआ, पास हो गया सब कुछ। उसके बाद भी वित्त मंत्रालय अपना काम करता रहेगा, उसके बाद भी वित्त मंत्रालय अपना काम करता रहेगा, किस चीज के लिए, बजट पश्चात नियंत्रण के लिए। बजट पश्चात, ये तो बजट पूर्व नियंत्रण हो गया ना, ये सब बजट पूर्व की नियंत्रण की बातें हो गई कि डिमांड कर मंगवाओ, डिमांड आ गई तो डिमांडों का परीक्षण कर लो, मांगों का परीक्षण कर लो। अब आते हैं बजट पश्चात नियंत्रण। बजट पश्चात नियंत्रण जो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो अलग अलग तरीकों में, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, विनियोग विधेयक आता है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, विनियोग विधेयक। राष्ट्रपति क्या करता है, खर्च का अधिकार देता है, राष्ट्रपति को खर्च का अधिकार देता है। मतलब क्या होता है इस पॉइंट का कि राष्ट्रपति के माध्यम से क्या किया जाता है, विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। जो विनियोग विधेयक है किसके माध्यम से पेश किया जाता है, एप्रोप्रिएशन बिल, जिसकी हम पीछे अभी चर्चा कर रहे थे पूरा, वो किसके माध्यम से पेश किया जाता है, राष्ट्रपति के माध्यम से पेश किया जाता है। ठीक है, अनुदान जारी करने के पूर्व क्या किया जाता है, रसीदों का परीक्षण किया जाता है। जो अनुदान जारी किए जाते हैं उन सबका क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। मतलब ये क्या होगा, बजट पश्चात नियंत्रण की बात की जा रही है। और साथ ही साथ एक एकीकृत वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की जाती है। अच्छे से याद रखिएगा इसको, किसकी नियुक्ति की जाती है, एकीकृत वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की जाती है। जो एकीकृत वित्तीय सलाहकार होता है वो क्या करता है, विभिन्न खर्चों पर निगरानी रखता है। मतलब जिस चीज के लिए पैसा आवंटित हुआ था उसी चीज पे खर्च हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इन सब चीजों पे क्या करता है वो थोड़ा थोड़ा समय समय पर निगरानी रखता रहता है। उसको क्या बोलते हैं हम, एकीकृत वित्तीय सलाहकार
बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करता है वित्त मंत्रालय, बजट पश्चात भी नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। तो ये तो क्या होगा, कार्यपालिक नियंत्रण हो गया वित्त मंत्रालय का। ठीक है, पूरा बजट बनाने का काम, बजट पश्चात उसको बजट को प्रस्तुत करने का काम, ये सब काम किसके होते हैं, वित्त मंत्रालय के होते हैं। अब इसमें जो बजट प्रक्रिया है ये भी कौन करता है, वित्त मंत्रालय ही संपादित करता है, संसद की तरफ से। संसद की तरफ से वित्त मंत्रालय ही संपादित करता है बजटीय प्रक्रिया को, जिसमें संसद सिर्फ क्या करती है, वोटिंग करती है। तो अब हमको इसको आगे यहाँ से समझना है, इसको आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, बजट संबंधी प्रक्रिया। ठीक है, देखो ये जो यहाँ से मैं आपको आगे जो भी बातें बता रहा हूँ ये सब सरकारी दस्तावेज से निकाला हुआ चीज़ें हैं। मेरे पास ये कंटेंट पहले से था, लेकिन मैं ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के लिए क्या कर लिया, इसको गवर्नमेंट का अपना एक फाइल थी उससे मैंने इसको निकाला हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना है जो अंडरलाइन नहीं है। इन चीज़ों को सिर्फ उसी तरीके उतना ही इग्नोर कर देना है जितना आपको आपका क्रश इग्नोर करता है। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, तो इन पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अंडरलाइन चीज़ों वाली चीज़ों को ध्यान देना है। इसका जो पीडीएफ फाइल है वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। वैसे उसका काम नहीं है आपको, क्योंकि उसकी जो मुख्य बातें वो मैंने यहाँ पे शामिल कर ली है। ठीक है, तो उसको भी इग्नोर करना है अपने, जैसा आपको आपका क्रश इग्नोर कर रहा है आपको। तो बजट संबंधी प्रक्रिया में सबसे पहले क्या आता है, बजट आता है। बजट क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है कि बजट क्या है। बजट के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसमें अनुमानित आय व्यय का क्या दिया जाता है, विवरण दिया जाता है। यही हमने पीछे परिभाषा देखी थी। सबसे पहले क्या आता है, बजट प्रस्तुतिकरण। बजट की संबंधी प्रक्रिया में सबसे पहला क्या आता है, बजट प्रस्तुतिकरण। ठीक है, बजट बनाने की प्रक्रिया हो चुकी है, बजट पूर्व हमने देख लिया ना। वित्त मंत्रालय बजट के पहले क्या करता है, मांगे मंगवाता है, फिर मांगों का परीक्षण करता है, फिर उसको क्या करेगा, एक कलेक्टिव रूप में संसद के सामने रखेगा। तो ये जो संसद के सामने रख रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, संसद के सामने कब रखेगा, जब राष्ट्रपति बोलेगा, जिस तिथि को राष्ट्रपति बोलेगा उस तिथि को रखता है। ठीक है, मतलब बोलते हैं बजट कब पेश होगा, बजट उस दिन पेश होगा जिस दिन राष्ट्रपति बोलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सबसे पहले अब बजट प्रस्तुतिकरण। तो भारत सरकार की समूची वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले सामान्य बजट के रूप में इसको क्या किया जाता है, आम बजट, सामान्य बजट के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये जो यहाँ की लाइन लिखी है उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो फाइल थी पुरानी फाइल है, 2017 के पहले की फाइल है ना, इसलिए रेल बजट और आम बजट अलग अलग लिखा हुआ वहाँ पे, तो उसको इग्नोर करना है आपको। तो भारत सरकार की समूची वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला सामान्य बजट के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में बजट राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित दिन को प्रस्तुत किया जाता है, जिस दिन राष्ट्रपति बोलेगा। आपको प्रश्न आ सकता है कि किस दिन बजट पेश होगा, उस दिन जिस दिन राष्ट्रपति बोलेगा, उस दिन जिस दिन राष्ट्रपति बोलेगा उस दिन बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि तीन विवरण जो निर्वाचन वाले वर्ष रहता है। ठीक है, जिस वर्ष का होना है, चुनाव होना है, जैसे 2019 में चुनाव हुआ, उस वर्ष की स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो बजट 2 बार पेश होता है। उस वर्ष बजट 2 बार पेश होता है। पहले कुछ महीनों के लिए, भाई मई में चुनाव होता है, मई में चुनाव होता है, तो मई तक के लिए एक अलग बजट रहता है, और मई के पश्चात जो भी नई सरकार आएगी वो एक नया बजट पेश करती है फिर जून में, मानसून सेशन में। ठीक है, तो निर्वाचन वाले वर्ष में बजट 2 बार पेश होता है। पहले कुछ महीनों को लेखा अनुदान की प्राप्ति के लिए कर लिया जाता है, बाद में पूर्ण बजट के रूप में पेश किया जाता है। ठीक है, तो निर्वाचन वाले वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जाता है, इतना आपको याद रखना। अब आते हैं, बजट प्रस्तुत हो गया, बजट तो प्रस्तुत हो गया, वित्त मंत्री ने ला करके रख दिया। अब उस पर चर्चा होगी, वित्त मंत्री ने ला करके रख दिया, वित्त मंत्री ने उसका वाचन कर दिया, वाचन कर दिया मतलब पढ़ दिया उसको। अब उस पर चर्चा प्रारंभ होगी। तो जिस दिन सभा में बजट पेश किया जाता है उस दिन उस पर चर्चा नहीं होती है। जिस दिन पेश किया जाएगा उस दिन उस पर चर्चा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस दिन तो धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होती है, उस दिन तो धन्यवाद प्रस्ताव आता है, उस पर चर्चा होती है, राष्ट्रपति का अभिभाषण आता है। ठीक है, बजट पर 2 प्रक्रमों में चर्चा होती है। पहला अर्थात उस पर सामान्य चर्चा होती है, उसके पश्चात अनुदानों की मांगों विस्तार से चर्चा होती है। पहले क्या होगा, सामान्य चर्चा होगी। सामान्य चर्चा का मतलब क्या होता है कि जो मांगे मांगी गई हैं उन पर क्या करना है, एक बेसिक क्या करना, चर्चा कर लेना। हाँ, ये आपको ये चाहिए होगा, आपको ये नहीं चाहिए होगा, इसमें इतना पैसा चाहिए होगा, इसमें इतना पैसा नहीं चाहिए होगा, ये बेसिक चर्चा होती है। और फिर क्या होता है कि उस पर जो अनुदान मांगे गए हैं, उस पर जो ग्रांट्स मांगे गए हैं, उस पर जो पैसा मांगा गया है, उन पर स्पेसिफिकली चर्चा करना। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की चर्चाएं वहां पर होती हैं, एक आम चर्चा होती है, एक अनुदानों पर चर्चा होती है। ठीक है, जो आम चर्चा, सामान्य चर्चा, उस पर क्या बात होती है, तो सामान्य चर्चा के दौरान सभा को इस बात की पूरी छूट होती है कि वह चाहे तो समूचे बजट पर चर्चा करे, अथवा उसके अंतर्गत सिद्धांत के किसी प्रश्न पर चर्चा करे, परंतु कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। प्रस्ताव पेश करने का समय कब था, इसके पहले का था। प्रस्ताव पेश करने का समय क्या था, इसके पहले का था। अभी तो सिर्फ क्या कर सकते हैं आप, चर्चा कर सकते हैं। समूचे बजट पे चर्चा कर लीजिए, अथवा समूचे बजट के किसी एक हिस्से पर चर्चा कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है।
अभी सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ठीक है, इसके अलावा विभागों से संबद्ध स्थायी संसदीय समितियों द्वारा अनुदानों की मांगों पर चर्चा करना। अब क्या होगा कि भाई आपने जो डिमांड रखी गई थी उनको, उन डिमांडों का समितियों द्वारा क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। समितियों द्वारा क्या किया जाएगा, उसका विचार किया जाएगा मांगों पर। तो 1993 से विभागों के लिए समितियां बनाई गई थी। विभागों के लिए समितियां, विभागीय समितियों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, विभागीय समितियों की बात कर रहे हैं। अभी हम ये आपका जो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति, इनकी बातें नहीं कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी समितियां हैं। हम विभागीय समितियों की बात कर रहे हैं। तो विभागीय समितियां जो संसदीय समितियां हैं, उनके गठन के साथ ही विभिन्न सभी मंत्रालय विभागों के अनुदानों की मांगों पर समितियों द्वारा क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। समितियां उस पर क्या करेंगी, विचार करेंगी। बजट पर सामान्य चर्चा पूरी हो जाने के पश्चात सभा एक निश्चित अवधि तक के लिए क्या कर दी जाती है, स्थगित कर दी जाती है। आपने भी देखा होगा ना, फरवरी में बजट पेश किया जाता है, उस पर प्रस्तुतिकरण हो गया, फिर चर्चा हो जाती है, और फिर कुछ दिन के लिए क्या हो जाता है, संसद भवन पे इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। इस अवधि के दौरान इन समितियों द्वारा मंत्रालयों विभागों अनुदानों की मांगों पर विचार किया जाता है। ठीक है, वो जो फरवरी में पेश कर दिया, अब उसमें समझ लो अप्रैल या मई तक कोई चर्चा नहीं होगी, हो सकता है जून भी आ जाए, मई तक तो कोई चर्चा नहीं होगी। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है, इस दौरान होता क्या है, तो समितियां उन सभी मांगों क्या करती हैं, परीक्षण करती हैं। समितियां उन सभी मांगों क्या करती हैं, परीक्षण करती हैं, उनको उनके बारे में देखती कि हाँ इतनी आवश्यकता है अथवा नहीं है। फिर क्या होगा, अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी। पहले तो सामान्य चर्चा हो गई, अब होगा अनुदानों की मांगों पर चर्चा। तो अनुदानों की मांगे लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ क्या की जाती हैं, पेश की जाती हैं। अनुदान की जो मांगे हैं, अनुदान की जो डिमांड है, वो सब किसके तहत साथ पेश की जाती हैं, बजट के साथ ही पेश की जाती हैं। प्रारंभ में ही बजट के साथ पेश कर दी जाती हैं, अलग से पेश नहीं किया जाता है उसको। सभा अनुदानों की मांगों पर मंत्रालयवार चर्चा करती है और उन पर मतदान करती है कि भाई आपने 10,000 रुपये मांगे थे मनरेगा के लिए, यह समझ लो कौन सा स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कलेक्टिवली कितना मांगा था, 10,000 करोड़ रुपए मांगा था, और आयुष्मान के लिए 2,000 करोड़ रुपए मांगा था। तो चाहे तो वो 2,000 करोड़ रुपए के लिए भी वोटिंग कर सकते हैं, चाहे तो टोटली 10,000 के लिए भी वोटिंग कर सकते हैं, ये हमको ये देना है अथवा नहीं देना है। सदस्यों को इस बात की छूट होती है कि वे किसी मंत्रालय विशेष द्वारा अपनाई जाने वाली नीति का निर्मोदन कर सके, मतलब उसको हटा सकें, उसको अस्वीकार कर सकें, अथवा उस मंत्रालय के प्रशासन में मतभेदता लाने हेतु उपाय सुझा सकें, उसको, या फिर उसको कैसे प्रबंधित किया जाए उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो लोग सुझाव दे सकते हैं। कौन लोग, समितियों के सदस्य है ना। अथवा मंत्रालय का ध्यान विशिष्ट स्थानीय शिकायतों की ओर क्या कर सकते हैं, आकृष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। कटौती, अब यहाँ पे क्या होगा, अनुदानों की मांग के संबंध में क्या किया जाएगा, कटौती प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। अनुदानों की मांग के संबंध में क्या किया जाएगा, कटौती प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिसके तहत क्या किया जाएगा, अनुदानों पर क्या किया जाएगा, कटाव किया जाएगा, अनुदानों पर क्या कर ली जाएगी, कमी कर दी जाएगी। कटौती प्रस्तावों के माध्यम से अनुदानों की मांग पर क्या कर दी जाएगी, कमी कर दी जाएगी। कैसे, कौन कौन सी कटौती प्रस्ताव, तो पीछे आपने तीनों कटौती प्रस्ताव देख लिए हैं, पीछे आपने तीनों कटौती प्रस्ताव देख लिए हैं। उन कटौती प्रस्ताव में 3 कटौती प्रस्ताव क्या हैं आपके, नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती और आर्थिक कटौती। ये क्या है, नीतिगत कटौती, ये आर्थिक कटौती, ये सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती में क्या कर दिया जाता है, टोटल मांग को 1 रुपया कर दिया जाता है। नीतिगत कटौती में टोटल डिमांड को 1 रुपया कर दिया जाता है। जो आर्थिक कटौती रहती है उसमें टोटल डिमांड में कुछ रुपए कम कर दिए जाते हैं। जो आर्थिक कटौती रहती है उसमें टोटल डिमांड में कुछ रुपए कम कर दिए जाते हैं। और जो सांकेतिक कटौती रहती है उसमें टोटल मांग में 100 रुपए की कमी की जाती है, उसमें टोटल मांग में 100 रुपए की कमी की जाती है, हमने पीछे देख लिया था। इसके बाद आता है आपका अनुदानों की मांगों पर चर्चा की समाप्ति। इतनी बातें हो गई ना, वोटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब चर्चा समाप्त करते हैं ना अपन। ठीक है, तो अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान के लिए नियत दिनों के अंतिम दिन निश्चित समय पर अध्यक्ष अनुदानों की मांगों से संबंधित विशेष मामलों को निपटाने के लिए आवश्यक प्रत्येक प्रश्न सभा के समक्ष रखेगा। इसे अनुदानों की मांग पर चर्चा की समाप्ति या गिलोटिन कहा जाता है। गिलोटिन मतलब समाप्त करना, गिलोटिन मतलब है ना, गिलोटिन मतलब क्या होता है, समाप्त करना। इसके साथ ही अनुदानों की मांगों पर चर्चा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा क्या था, अनुदानों की मांगों पर समाप्ति थी। अब यहाँ पे क्या होगा, कई सारे क्या होते हैं, अनुदान दिए जाते हैं, बिल पेश किए जाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका, अनुपूरक अनुदान आता है। ग्रांट्स आते दिए जाते हैं, अनुदान दिए जाते हैं, तो उन अनुदानों में सबसे पहला अनुदान क्या आता है आपका, अनुपूरक अनुदान आता है। अनुपूरक अनुदान क्या है, तो किसी वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान को अनुपूरक अनुदान कहा जाता है। सरकार ने तय किया हुआ था कि वो आयुष्मान में क्या करेगी, 100 रुपये खर्च करेगी साल भर में, पर सरकार को बजट कम पड़ गया, अब सरकार को 10 रुपये और चाहिए हैं,
तो 10 रुपये निकालने के लिए जो सरकार को अनुदान मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम? अतिरिक्त अनुदान बोलेंगे या अनुपूरक अनुदान बोलेंगे। अतिरिक्त अनुदान बोलेंगे या अनुपूरक अनुदान बोलेंगे। जब संसद द्वारा अधिकृत अनुदान आवश्यक व्यय से कम हो जाता है, वही मतलब 100 रुपये मांगे गए थे, वो 100 रुपये क्या हो गए? कम पड़ने लग गए, उनको आवश्यक व्यय से क्या हो गया? कम हो गया। तो संसद उस स्थिति में संसद के समक्ष अतिरिक्त अनुदान के लिए एक अनुमान क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। एक अनुमान क्या प्रस्तुत किया है भाई? कि अभी जो बचा हुआ समय है साल भर का, उसमें हमको 10 रुपये की आवश्यकता और पड़ने वाली है, तो आप हमको 10 रुपये दे दीजिए। अनुपूरक अनुदान को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले संसद में प्रस्तुत और पारित किया जाता है। अनुपूरक अनुदान को क्या किया जाता है? वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, पारित करवा लिया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है ना भाई, आपको आवश्यकता कब पड़ेगी? जब वित्तीय वर्ष अभी कल चल रहा है, वित्तीय वर्ष चल रहा है, समझ लो मार्च में चालू हुआ आपका वित्तीय वर्ष, ठीक है, और आपको आवश्यकता कब पड़ गई? नवंबर में पड़ गई, तो भाई नवंबर में आप देंगे वित्तीय वर्ष जो वो है आपका पिछले वाला, उसी में आप इसको क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 115 में क्या किया गया है? अनुपूरक अनुदान अथवा अतिरिक्त अनुदान के बारे में चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान की चर्चा की गई है। अच्छे से याद रखना है संविधान के नजरिए से। फिर आता है अतिरिक्त अनुदान, वही जो पीछे बात कही है। अतिरिक्त अनुदान उस समय प्रदान किया जाता है जब सरकार को उस वर्ष वित्तीय वर्ष में परिकल्पित अनुध्यात की गई सेवाओं के अतिरिक्त किसी नई सेवा के लिए धन की क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अनुपूरक अनुदान आपने पीछे देखा, अनुपूरक अनुदान का एक आंतरिक रूप में क्या आ जाता है? अतिरिक्त अनुदान आ जाता है। अनुपूरक अनुदान अतिरिक्त अनुदान में अंतर क्या होता है कि आप अनुपूरक अनुदान में पुरानी वाली जो योजना थी उसके लिए पैसा कम पड़ जाता है, और अतिरिक्त अनुदान में क्या होता है कि आपको नई योजना जो है एक, उसके लिए पैसा चाहिए है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? परिकल्पित अनुध्यात की गई सेवाओं के अतिरिक्त किसी नई सेवा के लिए अगर आपको चाहिए, ठीक है। आपने क्या किया? मनरेगा चल रहा था, 100 रुपये चाहिए आपने लिए हुए थे बजट के तहत, लेकिन आपको पैसा कम पड़ गया तो आपने 10 रुपये और मांगे। ये जो 10 रुपये आपने मनरेगा के लिए मांगे, क्या कहलाएगा? अनुपूरक अनुदान कहलाएगा। दूसरा अतिरिक्त अनुदान कि भाई आपने बजट में एक नई स्कीम की घोषणा करी थी, आप क्या करेंगे? क्या कह रहे थे? बोले असिस्टेंट रजिस्ट्रार कल्याण कोष बनाया जाएगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कल्याण कोष बनाया जाएगा, ठीक है। उसके तहत क्या करेंगे? हम सहायता प्रदान करेंगे लोगों को, बेरोजगारों को। तो उसके लिए जो पैसा आएगा, आप समझ लो उसके लिए पैसा चाहिए होगा, कल्याण करना तो पैसा तो लगेगा ना। तो वो जो पैसा मांगा जाएगा वो किसके तहत मांगा जाएगा? अतिरिक्त अनुदान के तहत मांगा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अधिक अनुदान, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस ग्रांट बोलते हैं। अधिक अनुदान को क्या बोला जाता है? एक्सेस ग्रांट बोला जाता है। यह उस समय प्रदान किया जाता है जब किसी सेवा पर उस वित्तीय वर्ष में निर्धारित या अनुदान किए गए धन में क्या हो जाता है? अधिक व्यय कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका अनुपूरक अनुदान क्या हो जाएगा? समतुल्य हो जाएगा। अनुपूरक अनुदान क्या हो जाएगा? समतुल्य हो जाएगा। फिर आता है अपवादा अनुदान, मतलब एक्सेप्शनल ग्रांट, किसी विशेष उद्देश्य को की प्राप्ति के लिए अगर मांगा जा रहा है, अपवाद है एकदम, ये किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार से पैसा मांगा जा रहा है। फिर आता है लेखानुदान, वोट्स ऑन अकाउंट, कि यदि केंद्र सरकार पूरे वर्ष के स्थान पर कुछ ही महीनों के लिए संसद से जरूरी खर्चा हेतु क्या करती है? अनुमति प्राप्त कर लेती है, तो उस स्थिति में सरकार लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट पेश करती है, ठीक है। भाई सरकार का क्या है? सरकार ने बजट फरवरी में पेश किया, अब जो बजट होगा पास कब होगा? जून में पास होगा, तो मीन टाइम के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का ही ब्यौरा पेश करती है, जबकि लेखानुदान में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी ली जाती है। तो ये जो अंतिम टाइम पीरियड है इसके लिए लेखानुदान हो गया। फिर आता है प्रत्यानुदान, यदि किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण मांग को बजट में इस प्रकार नहीं रखा जा सकता जिस प्रकार सामान्यतः बजट में अन्य मांगों को रखा जाता है, तो ऐसी मांग के लिए क्या किया जाता है? पूर्ति के लिए प्रत्यानुदान लाया जाता है। मतलब हम उस चीज़ को मेंशन नहीं कर सकते हैं बजट में, क्योंकि वो ऑड हो जाएगी, ठीक है। तो जो चीज़ ऑड हो रही है बजट में मेंशन नहीं कर पा रहे, उसके लिए क्या कर दोगे? आप प्रत्यानुदान लेकर के आ जाओगे, वोट ऑन क्रेडिट लेकर के आ जाओगे। और ये जो लेखानुदान है और प्रत्यानुदान है और पीछे हमने अपवादा अनुदान पढ़ा, ये सभी चीज़ें कहाँ मेंशन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में मेंशन है। अनुपूरक अनुदान कहाँ मेंशन था? 115 में। 116 में क्या मेंशन है? लेखा और प्रत्यानुदान मेंशन है। तो ये पूरा क्या था? आपका पूरी बजटीय प्रक्रिया थी, जिसमें आपका जो पहला टॉपिक था वित्तीय प्रबंधन, उसके बारे में हमने चर्चा करी। आगे हम और इसी प्रकार से टॉपिक से चर्चा करते रहेंगे। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत क्या है क्लैरिटी आ गई होगी। इसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे आपका कौन सा? समितियों की चर्चा करेंगे, ठीक है। जो आपकी समितियां वगैरह दी हुई हैं उनके बारे में हम चर्चा आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या था? आपका वित्तीय प्रबंधन था, वित्तीय प्रशासन था, जिसमें हमने लोक वित्त देखा, बजट देखा, संसद का नियंत्रण क्या होता है, संसद का नियंत्रण बजट के माध्यम से कैसे होता है, कैसे वोटिंग के माध्यम से, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से नियंत्रण रख सकते हैं। संसद किसके माध्यम से भी नियंत्रण रखती है? समितियों के माध्यम से भी नियंत्रण रखती है, जो आगे हम चर्चा करने वाले हैं उस पर, ठीक है। तो अभी के लिए क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।